यूनिस्वैप अपने आप में एक एएमएम का बादशाह है। उन्होंने एएमएम को एक तरह से डिफाइन किया था बैलेंसर के अलावा इन अ मच मोर इजियर सेंस। पर इन सब में डिफरेंसेस क्या है V2, V3, V4 में? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यूएस्ट लॉन्च द यूनिस्वैप V4 जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं? Sure. So I think when you talk about AMMs, so and you can think about AMMs on three levels. एक तो ये है कि आप सोचो एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा दिस मीन्स कि आप उसका पूरा गिटहब आर्किटेक्चर हर चीज देखोगे. सेकेंड वुड बी कि आप कोई फाइनेंशियल इंजीनियर हो and the underlying math is more relevant to you, right? तो आप उसको देख सकते हो. एंड सेकेंड आई वुड से मैक्सिमम लोगों के लिए ये ही यूजफुल होगा is to always look at the payoffs Uniswap offers, right? So let's say if you quickly talk about Uniswap, हमेशा you might have heard कि XY equal to K वाली एक चीज होती है, right? And just let me know if my screen is visible. नहीं, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. Cool. ये दिख रही है अब दिख रही है. Cool. हाँ, तो उस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि when you talk about XY, X and Y is the amount of assets that is in pool, right? So of course we can go into math, XY का delta and everything, but the easiest way to understand is let's say एक ETH है पूल में और 1000 USDC है. अब अगर कोई लेके आता है 100 USDC, तो इन अ वे वो 100 USDC पूल में डाल रहा है और कुछ ETH लेके जा रहा है, राइट? तो वो एक तरह से पूल को इम्बैलेंस कर रहा है, राइट? और अगर वो पूल को इम्बैलेंस कर रहा है मीन्स ये तो मतलब एक तरह से गलत बिहेवियर हो गया. तो दिस मीन्स कि पूल की मैथ में ऐसा कुछ इनकोडेड होना चाहिए कि वो जब ये इम्बैलेंस लेके जा रहा हो तो इन अ वे वो पीनलाइज हो. और यहीं पे बात आती है वो अंडरलाइन स्वैप फॉर्मूला वाली और XY इक्वल टू K वाली कि अगर वो $100 का USDC दे रहा है तो वो $100 का ETH नहीं लेके जा सकता, वो थोड़ा सा कम ETH लेके जाएगा. तो of course if you are a financial engineer तो I would suggest कि you should go through all the docs and everything. But if you are a user, I would say you should only look at two things. So one would be if you are providing liquidity, so what is your risk as a liquidity provider and what is your incentive? Second is अगर आप ट्रेडर हो तो आपका ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, राइट? तो नाउ about all these three AMMs, Uniswap V2, V3, V4, we just talk about these two things, right? कि LP payoff क्या है, ट्रेडर के लिए क्या फायदा है, right? So if you talk about a V2 LP position, this means कि let's say आप ETH लाए, USDC लाए, $1000 का 50-50 pool and you provided liquidity. और अगर ETH का प्राइस चेंज होता है तो this is the curve that you would say that is a payoff you will get. कि अगर ETH का प्राइस गिरना चालू होता है तो रिलेटिव टू अगर आप सिर्फ ETH और USDC होल्ड कर रहे होते तो दिस वुड बी लाइक द चार्ट और पे ऑफ यू विल गेट, राइट? सो यू कैन सी अगर ETH बहुत ज्यादा गिरता है तो रिलेटेड टू जस्ट होल्डिंग you will lose money. अब what is your incentive to provide this liquidity? is कि on every trade you will get some amount of fees, which was 0.3% in Uni V2, right? So I think this is just now let's talk about execution as well. Just one moment. काफी डेप्थ में है ये, लाइक ना अगर किसी को पूरा समझना है यूनिस्वैप कैसे काम करता है, एमएम कैसे स्वैप होता है, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट चैनल जो हिंदी में आपको ये बता रहा है. ये सासिफ. श्योर. So अब ये हो सकता है शीट इंटिमिडेटिंग लग रही हो थोड़ी, because of course why not, but it's very easy to understand this. What this means is कि there's always this term thrown around TVL, right? तो TVL का मतलब ये हो गया कि उस पूल में
कितने पैसे हैं. सो लेट्स से अगर कोई पूल है जिसमें $1 million वर्थ ऑफ टोकन्स है, राइट. सो दिस मीन्स कि USDC 500K का हो गया, एंड दिस इज मोर ऑन द ट्रेडर एग्जीक्यूशन साइड ऑफ थिंग्स, राइट. सो लेट्स से अब अगर कोई ट्रेडर आता है और 10,000 वर्थ का ट्रेड करता है, right. So the price impact the trader will be sort of encountering would be around 2%, and you can see very clearly कि जैसे एक AMM में TVL बढ़ती जाती है, for that same trade size जो प्राइस इम्पैक्ट है वो भी कम होता जाता है. प्राइस इम्पैक्ट क्या है बेसिकली कि लेट्स से अगर आपने यहाँ पे लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट इन परसेंट $100, अगर आपने $100 का आके खरीदा तो यू विल रिसीव $98 वर्थ ऑफ दैट एसेट, राइट. तो ये यूनि V2 की मैथ है पूरी, बेस्ड ऑन यूनि V2 इक्वेशन, कि लेट्स से अगर 10 मिलियन का पूल है तो ये अगर तुमने आके 10K का खरीदा तो ये तुम्हारा प्राइस इम्पैक्ट होगा. एंड दिस इज लाइक फुली मैथ ड्रिवन. ऑर्डर बुक्स में क्या होता है कि अगर तुमने बड़ा ट्रेड किया, मे भी हो सकता है मार्केट मेकर उसी वक्त ऑर्डर बुक को एडजस्ट कर दे, तो तुम्हारा जो प्राइस इम्पैक्ट है वो हो सकता हो ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि दिस इज मैथ बेस्ड, so your price impact is predictable, which is also a big feature, to be honest. So in general अगर liquidity बहुत ज्यादा है, टोटल वैल्यू बहुत ज्यादा है एक पर्टिकुलर टोकन का, तो प्राइस इंपैक्ट होता ही नहीं है. वरना तो आपको एक बार इथेरियम $100 का मिल सकता है, एक बार $10,000 का मिल सकता है, डिपेंडेंट ऑन हाउ पीपल ट्रेड. बट इतने सारे लोग उसके अंदर वैल्यू लॉक करके बैठे हैं कि ये मैकेनिज्म जो है, जो सिंपल मैथ्स है, जिसमें ETH is one variable, USDT is another variable, and K is a constant, X into Y is equals to K, वो चल पाता है. And that in general is a very great phenomena. तो इसके अंदर आसिफ, I have stopped saying तो जो छोटे-छोटे टोकन्स होते हैं, बड़े स्मॉल कैप, उस पे लिक्विडिटी होती नहीं है. कितना मुश्किल होता है वो ट्रेड, कितना महंगा पड़ता है. कई बार मैंने देखा है कि अगर उसमें लिक्विडिटी वो इस रेंज में होगा कुछ कि 500K या ऐसा कुछ. वो रग हो जाते हैं लोग बहुत सारे ऑलमोस्ट रग पुल हो जाते हैं. 90% तक की वैल्यू इरोड हो जाती है, राइट. और ऐसा बहुत बार हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, पैनकेक स्वैप और इन सब यूनिस्वैप के डिफरेंट उनके ऊपर. इसीलिए यूनिस्वैप ने शायद वो बंद भी किया था, फालतू के टोकन को अपने फ्रंट एंड पे दिखाना, कि मतलब आपके पास कोई भी टोकन है उसको लॉन्च किया, जरा सी मार्केटिंग करी, यूनिस्वैप के ऊपर लिस्ट किया, 10 लोगों ने खरीदा 10x करने के लिए, और आपने पूरा का पूरा बेच दिया जो आपके पास था. तो एक तरह से आपको पास इथेरियम मिल गया और किसी और को आपका वो टोकन मिल गया जिसकी अब कोई वर्थ ही नहीं है. दैट्स कॉल्ड रग पुल, जो यूनिस्वैप ने इनेबल किया. प्रोवाइड करते थे पहले, लिक्विडिटी प्रोवाइड करा, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करा, मार्केट में हाइप क्रिएट करी, वो फिर एग्जिट कर गए, राइट. बट जहां इनोवेशन होगा वहां उसका मिसयूज होगा. सो हम इनोवेशन की बात करें. आई एम श्योर के जो नए वर्जन्स आ रहे होंगे ना यूनिस्वैप के, उसमें ये सब इश्यूज एड्रेस करेंगे वो धीरे-धीरे, राइट. तो आशिफ, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है V4 यूनिस्वैप V4, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर क्या-क्या लाइक डेवलपमेंट है और एडवांसमेंट है. आई थिंक जस्ट बिफोर दैट वी नीड टू स्पेंड मे बी कपल ऑफ मिनट्स ऑन यूनि V3, क्योंकि यूनि V3 अंडरस्टैंड करना इज इंपॉर्टेंट ऑन यूनि V4, यूनिस्वैप V3. सो या आई थिंक यूनि V3 में बड़ा डिफरेंस जो ये हुआ कि लेट्स से अर्लियर, एंड आई थिंक ये वेबसाइट का लिंक आल्सो आई विल शेयर. दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट टू अंडरस्टैंड यूनि V3 मैथ. तो when you think about uni V2, when you provided liquidity, it was almost that you were providing the whole liquidity in the whole range, right? So the best mental model to understand this is, let's say uni V3 में क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि you can provide liquidity in certain ranges, right? So let's say you imagine कि वो range में now liquidity is divided between different ticks, and number of ticks is of course way higher, right? Or अब whatever liquidity you are providing is just concentrated around those ticks, and more
तो एक तरह से अगर आप Reasonable way बोलो to तो मैंने, understand ticks would be just price. हाँ, तो एक Yep. तरह से मैंने 1800 से 2000 के बीच में जब इथेरियम होगा तब मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ यूनिस्वैप पे। Yep. तो इसका मतलब क्या हुआ कि as long as उस रेंज में प्राइस रह रहा है of ETH, as an LP you are making money because you are generating trading fees. लेकिन अगर 2000 से ऊपर गया या 1800 से नीचे गया तो this means कि you won't generate money. So राइट, now तो of course, yep. पर V2 के अंदर आप कमा सकते थे, आप अगर हाँ 1600 भी प्राइस या 1500 भी 5000 लिया, चला जाए जितना भी चला जाए एंड पर ऑफ आप कोर्स कम पैसे कमा पा रहे थे, राइट? इट वाज वेरी हाँ लेस, कम पैसे कमा पा रहे थे कम APY पैसे हाँ, APY was less, which is more concentrated now. Okay. तो I earlier talked about just two things that you should look in AMMs, right? So one would be payoff structure, second would be trade execution, right? So if you think about payoff structure, if you are providing liquidity in ranges, the blue line you see right now, this would be the payoff for Uni V3 position, right? और जो green line ऊपर दिख रही है, that is Uni V2 LP payoff, right? So you can see very clearly कि if you provide liquidity in ranges, Uni V3 पे uh, after a certain range, let's say once it goes out of range, let's say if you provided in ETH USDC, एक मिनट यहाँ से I think और clear होगा. So right now when you were providing, let's say $1000, you had started with $457 worth of Ethereum and $542 worth of USDC. But अगर range के बाहर गया towards the higher side, तो all your ETH will be converted to USDC. And let's say अगर range के नीचे गया तो all your USDC will be converted to ETH. तो अब if you think about risk profile, वो पूरी तरह चेंज हो गया. जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था ऑन यूनि V2 दोनों एसेट्स में रह रही थी और जो वैल्यूज थी वो भी काफी अलग थी, राइट? तो यू आर अज्यूमिंग नाउ मोर रिस्क इन यूनि V3, बट ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव्स आल्सो. सो द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक फ्रॉम फीस will be 15x now, and this is in range of let's say अगर आप 1000 से अगर आप 1400 से 1800 में प्रोवाइड कर रहे हो तो ये होगा. लेट्स से अगर आप बड़ी रेंज में देते हो तो वन मोमेंट, आप बड़ी रेंज में देते हो तो फिर आपका पे ऑफ जो है वो चेंज हो गया, वो थोड़ा स्टार्ट गेटिंग स्क्यूड टू यूनि V2. बट जो आपका लिक्विडिटी मल्टीप्लायर था, जो एफिशिएंसी थी, वो भी अब कम होने लगी. तो रिलेटिव टू अर्लियर अब हाफ हो गई, बट आपका रिस्क भी चेंज हो गया. And then when it comes to execution, we'll be coming back to this as well. So let's say you provide liquidity in, और इसकी मैथ पूरी तरह अलग है यूनि V2 से, तो execution will be way superior. So let's say यहाँ पे अगर 2 मिलियन की ही लिक्विडिटी है, even for a 30,000 trade, you are seeing कि price impact only 0.6% है. जबकि यहाँ पे अगर 2 मिलियन है और अगर मैं 30,000 का कर रहा हूं तो वो 3% का प्राइस इंपैक्ट होगा, विच इज ऑलमोस्ट 5x. तो इफ यू थिंक अबाउट इट, द गेम फुली चेंज, क्योंकि एलपी पे ऑफ चेंज हो गया, कैपिटल एफिशिएंसी भी चेंज हो गई, इंप्रूवमेंट है ऑन ट्रेडिंग साइड, ऑन फी जनरेशन साइड, बट ऑफ कोर्स रिस्क भी रिलेटिवली आर हाई. Got it, got it. So in a way, V3 was more capital efficient. आप ज्यादा APY कमा सकते थे, but आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना पड़ता उस APY को कमाने में. अब V4 क्या है? Sure. So now if you think about V4, it builds on top of Uni V3, right? So जो भी features were provided by Uni V3 earlier, it's in a way augmenting those features, right? So they have put forward 4 primarily, you can say, pillars, which would be improvement. So one is hooks. So
if you think about UniV3 right now, once you provide liquidity from an LP standpoint, वो game over हो जाता है. You cannot program any behaviors after that, right? So now you have provided liquidity in the range, and now you just hope कि price उस range में रहे, and you just keep on earning fees. So I think what these guys realized is you need to attach some programmable behavior as well. And this is essentially hooks. This means कि for that LP position, you can program some behavior, right? So let's say if you want to change the fees, right? Because order books में हमेशा क्या होता है, जब भी volatility higher होती है, spreads बढ़ जाते हैं. So in a way, AMMs में भी ये होना चाहिए. And now with hooks, this can happen. Let's say you want large orders to be filled because जैसा we talked about it earlier, अगर range के बाहर जाता है, तो your both assets get converted to one asset, right? So some people also use it as an execution engine almost, and now you can program those execution behaviors as well. So this would be around hook, right? And I would say the most relevant one is the dynamic fees behavior, because order books में हमेशा होता है spreads बढ़ जाते हैं, but एमएम्स में अभी तक नहीं होता था, और इससे एलपीज को नुकसान होता था. आई थिंक बाकी जो फीचर है, दे आर मोर टुवर्ड्स गैस ऑप्टिमाइजेशन, एंड मे बी ऑन प्रणब यू कैन टॉक मोर ऑन दिस, ऑन द गैस ऑप्टिमाइजेशन. कॉन्ट्रैक्ट सिंगलटन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके कारण गैस ऑप्टिमाइजेशन होता है, बट मोस्टली इट्स हुक्स, इट्स ऑल अबाउट हुक्स, जिसके कारण और प्रोग्रामेबिलिटी बढ़ जाती है. तो आसिफ ने आपको थोड़ा सा और लाइक डेप्थ में बताया. अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर सेंस में बताऊं तो इट इज यूनिस्वैप V4 इज नथिंग बट कन्वर्टिंग अ एप्लीकेशन टू अ प्लेटफॉर्म. पहले लोग आके यूनिस्वैप पे ट्रेड करते थे, अब यूनिस्वैप की मदद से, ये हुक्स वाले फीचर की मदद से और डिफरेंट और जो एक दो फीचर्स हैं उसकी मदद से, वो यूनिस्वैप को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं ताकि आप यूनिस्वैप पे तो ट्रेड करो नहीं करो इज वन थिंग, बट आप यूनिस्वैप को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो डिफरेंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को करने के लिए. आप 1 इंच पे जा सकते हो ट्रेड करने के लिए, खुद का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो उसके एग्रीगेशन से जिसमें हुक्स फिक्स्ड हो, आपको ज्यादा एफिशिएंसी मिले एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दैट्स वेयर दे वांटेड टू बी. वहां पे उनका टोकन अक्रूवल, वैल्यू अक्रूवल सबसे ज्यादा होगा. So I think this has been a really great session. Kashif, any last words that you would want to add to this? Then I think for the first time हमने इतना डेप्थ में टेक्निकली यूनिस्वैप को शायद ही किसी ने कवर किया, और एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि यूनिस्वैप इतना जैसे ये जितने भी EMMs है, ये इतने इजी इंटरफेस है कि लोगों को लगता है कि यार बहुत इजी साइंस होगी इसके पीछे, बट अगर आप देखो तो आप कितने बड़े बड़े इकोसिस्टम को आपने ऑटोमेट कर दिया है. आप सोचो कि और जो इंसेंटिवाइजेशन है वो इस तरीके से है कि जो कुछ ऑपरेटर्स होते थे C5 में जो पैसा अपने पास रखते थे, अब क्या है कि जो अर्निंग्स भी हैं वो भी डिवाइड हो रही है लोगों में. किसी के लिए भी है वो पूल में जाए, पार्टिसिपेट करे, और पूल में पार्टिसिपेशन के लिए उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? और लोगों का भी रिवॉर्ड मिल रहा है, और आपने एक ट्रू सेंस में जो टोकन्स हैं, जो टोकनाइज्ड इकोनॉमी फ्यूचर में रोक नहीं पाओगे आप, जिसे उसे आपने ग्लोबल परमिशनलेस 24/7 इंस्टेंट आपने कर दिया.